खत्म किए थे, वही के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में हम आप लोगों से थोड़ा सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब आप लोगों को देने के लिए बोल रहे थे, है ना। तो उसी को हम लोग थोड़ा सा एक बार जस्ट हल्का सा रिवाइज हम कर देते हैं, शुरू से आप लोगों को एक बार ब्रीफ कर देते हैं जो लास्ट दिन हम लोग क्लास में देखे हुए थे। एक्ट आपका 14th एक्ट था 2013 का, प्रेसिडेंशियल असेंट मिला 22/4/23 में। कब से लागू हुआ? 9/12/2013 से। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था जहाँ पे आर्टिकल 14 हम लोगों को बताता है राइट टू इक्वालिटी, फिर आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ये सारा हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे। टोटल 8 यहाँ पे हम लोगों का चैप्टर है। 8 चैप्टर में पहला चैप्टर था प्रिलिमिनरी, सेकंड में आईसीसी के बारे में, थर्ड में एलसीसी के बारे में, फोर्थ में कंप्लेंट, फिफ्थ में इंक्वायरी कैसे किया जाएगा, सिक्स्थ में एम्प्लॉयर का क्या ड्यूटी रहेगा, सेवेंथ में ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, और एट्थ में मिसलेनियस। तो टोटल 8 चैप्टर यहाँ पे है और टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इज 30। ठीक है। सेक्शन 1 जो है बताता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। सेक्शन 2 में टोटल 16 डेफिनेशन दिया गया, जिसके भीतर एग्रीड डोमेन, जिसके खिलाफ मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट जिसके साथ हुआ है वो हो जाएगी एग्रीड डोमेन। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो रहेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के भीतर आ जाएगा। एलसीसी का हेड हो जाएगा चेयरपर्सन। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन कौन होंगे? तो एडीएम, डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और कलेक्टर, ये लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो सकते हैं। डोमेस्टिक वर्कर किसको बोला जाएगा? फिर आपका एम्प्लॉय कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी क्या है, एलसीसी क्या है, लोकल कंप्लेंट्स कमिटी क्या है, मेंबर किसको बोला जाएगा, आपका एम्प्लॉय किसको बोला जाएगा, एम्प्लॉयर किसको बोला जाएगा, है ना। फिर आपका ये सारा चीज हम लोग पिछले क्लास में ही देखे हुए थे। फिर प्रिस्क्राइब, इसका डेफिनेशन क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं, रिस्पोंडेंट कौन होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट किसको बोला जाएगा, वर्कप्लेस किसको बोला जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोला जाएगा, ये सारा डेफिनेशन हम लोग पिछले क्लास में ही देखे हुए थे। ठीक है। चलिए एक बार हमको बताइए पब्लिक चैट में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसको बोला जाता है? एम्प्लॉय जो है मिनिमम कितने एम्प्लॉय के नीचे रहने पे हम उस सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं? बिल्कुल। अगर लेस देन 10 एम्प्लॉय होगा तो हम लोग उसको अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बोलते हैं, है ना। अच्छा बताइए, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को कहाँ पे डिफाइन किया गया? किसी को याद आ रहा है कौन सा क्लॉज सेक्शन में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को डिफाइन किया गया था? वेरी गुड, वेरी गुड, 2P में डिफाइन किया गया था। हम इसको क्या याद रखे थे? पंजाब यूनिवर्सिटी याद रखे हुए थे ना। PU पंजाब यूनिवर्सिटी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आपका 2P में बताया गया था। अच्छा, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कहाँ पे डिफाइन किया गया? कौन सा सेक्शन में सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइन किया गया बताइए? कौन सा सेक्शन में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया? किसी को याद है? हम बोले थे 2N। वेरी गुड ठाकुर देवेन जी। 2N में आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट, से नो, नो बोला फिर भी किया तो सेक्सुअल हैरेसमेंट आ जाएगा। तो जहां पे N है उसमें आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया गया 2 के N में। अच्छा बताइए, आपका एम्प्लॉय को कहां पे डिफाइन किया गया था? एम्प्लॉय को कहां पे डिफाइन किया गया? इसका जवाब तो सबको देना चाहिए। 2F। वेरी गुड रोहन जी, ठाकुर जी। 2F में आपका एम्प्लॉय को डिफाइन किया गया, हम आंखों में अभी देख भी पा रहे हैं ना। अच्छा, एम्प्लॉयर को कहां पे डिफाइन किया गया था? एम्प्लॉयर को याद आ रहा है किसी को? गवर्नमेंट एम्प्लॉयर, या फिर एक्चुअली हम जब उसको आप लोगों को बताना उचित है या नहीं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयर आप याद रख सकते हो, तो 2G में आपका एम्प्लॉय एम्प्लॉयर जो है उसको डिफाइन किया गया था, है ना। अच्छा बताइए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कहां पे डिफाइन किया गया था? आई में, आई में तो जितना हमको याद आ रहा है एलसीसी को डिफाइन किया गया था। आई में तो एलसीसी को डिफाइन किया गया था ना। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां पे बताया गया था? कहा गया, हम भी भूल गए।
एल में लोकल पोस्ट ऑफिसर, एल में आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिफाइन किया गया था। ठीक है, आई में क्या था, देखिए आई में हम बोले ना आपको, आई में क्या था, एलसीसी को डिफाइन किया गया था। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहां पे डिफाइन किया गया था, लोकल पोस्ट ऑफिसर एलपीओ। तो 2 के एल में आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर को डिफाइन किया गया है ना। तो अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल इसको याद कर पाइएगा। अगर यहाँ पे देखिए जो शॉर्टकट हम लोग दिए हुए हैं इसको याद रखिएगा। लोकल पोस्ट ऑफिसर, रिस्पोंडेंट कौन होता है, मेन कल्प्रिट होता है, नो बोला फिर भी हुआ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है। वर्क प्लेस को आप वर्क प्लेस याद रखिए, अनऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को पंजाब यूनिवर्सिटी याद रखिए, है ना। चलिए, एग्रीड डोमेन को कहां पे डिफाइन किया गया था, कोई बताइए। एग्रीड डोमेन को कहां पे डिफाइन किया गया था, वेरी गुड रोहन जी, पिछले वाला का सवाल बिल्कुल सही जवाब दिए थे। 2 के ए में आपने एग्रीड डोमेन बताया गया था। अच्छा, रिस्पोंडेंट को कहां पे डिफाइन किया गया था बताइए तो। रिस्पोंडेंट को कहां डिफाइन किया, नहीं रवि तेजा जी, एच में क्या था, एच आई, आईसीसी था आपका एच में। रिस्पोंडेंट कौन है, मेन कल्प्रिट जो है वो आपका रिस्पोंडेंट है ना, याद आ रहा है, मेन कल्प्रिट। तो 2 के एम में आपका रिस्पोंडेंट को डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो जब तक आप इसको इस तरीके से नहीं पढ़िएगा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखे हुए थे यहां तक, हाँ आज यहां से हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 से। चैप्टर 3 तक हम लोग देखे हुए थे, चैप्टर 4 से हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला गया, चैप्टर 4 बताता है कि कंप्लेंट्स के बारे में, कि कंप्लेंट्स कैसे कैसे किया जाता है ना। तो उसमें आता है सेक्शन 9, सेक्शन 9 पे कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया। पिछले साल भी जितना हमको याद आ रहा है ग्रुप बी एग्जाम पे ये सवाल पूछा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट कितने कॉपी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेंट किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का जब भी कंप्लेन होगा तो वो 6 कॉपी में किया जाता है। ठीक है, अब कितने दिन में किया जाएगा, तो बोला जा रहा है 3 महीने के भीतर सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेन हो जाना चाहिए। और मान लीजिए कोई वैलिड ग्राउंड है, कोई वैलिड ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो कितना टाइम हुआ, 3 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स ऑन वैलिड ग्राउंड। याद रखना है कि नॉर्मली ड्यूरेशन कितना है, 3 महीने का है, और अगर वैलिड ग्राउंड रहेगा तो एक्स्ट्रा 3 मंथ आपको मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद नो फर्दर एक्सटेंशन, इसके बाद और कोई फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। भले ही कुछ भी ग्राउंड हो, कोविड आ गया था, किसी का डेथ हो गया, मम्मी पापा का कुछ इशू हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका अगर 6 महीने किसी का बीत गया तो अंडर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ये कंप्लेन हम लोग आपका हैंडल इसको नहीं कर सकते। ठीक है, कंप्लेन कहां पे किया जाएगा, तो कंप्लेन में बी मेड टू आईसीसी और एलसीसी। हम आईसीसी में भी कंप्लेन कर सकते हैं और एलसीसी में भी कंप्लेन कर सकते हैं। और क्या बोला जा रहा है, जब भी हमारे पास कंप्लेन आएगा, किसके पास, आईसीसी के पास या एलसीसी के पास, जब कंप्लेन आएगा वो क्या करेगा, वो इसका एक कॉपी फॉरवर्ड करेगा। किसको फॉरवर्ड करेगा, तो जो रिस्पोंडेंट है उसको फॉरवर्ड करेगा। बोलेगा कि भाई देखो तुम्हारे खिलाफ आरोप लाया गया, ये उसका कॉपी है। कितने दिन के भीतर किया जाएगा, तो विद इन 7 डेज। तो आईसीसी के पास जब कंप्लेन आता है, देखिए यहां से एक टाइम आपके एग्जाम पे पूछेगा। ठीक है, कि इंक्वायरी खत्म होने में कितना टाइम लगता है, उसके बाद कितने दिनों में एक्शन लेना है, रिस्पोंडेंट को कितने दिन का समय दिया जाता है, ये कुछ एक सवाल आपको यहां से मुझे लगता है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट आईसीसी और एलसीसी शैल फॉरवर्ड इट टू द रिस्पोंडेंट विद इन 7 डेज, 7 दिन के भीतर उसको फॉरवर्ड कर देना। और देखिए आईसीसी के पास कंप्लेन आया, आईसीसी ने क्या किया, उसको फॉरवर्ड किया रिस्पोंडेंट के पास, कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर, और रिस्पोंडेंट को समय दिया कितने दिन का, तो रिस्पोंडेंट को यहां पे समय देता है 10 दिन का। ठीक है, कि 10 दिन का समय दिया जाता है, इसके भीतर तुमको क्या करना है, अपना रिप्रेजेंटेशन देना है।
ठीक है। और साथ में अगर कोई तुम अपना डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, कोई अपना विटनेस अपना रखना चाहते हो, तो ठीक है, सारा चीज आप बता दो विद इन 10 डेज। आपको 10 दिन के भीतर ये सारा चीज आपको बता देना है, ठीक है। अब रेस्पोंडेंट या एग्रीड वुमन, ठीक है, अगर ये इंक्वायरी अटेंड नहीं कर पाता, इंक्वायरी कौन करेगा? आईसीसी और एलसीसी इंक्वायरी करेगा, और लगातार 3 ओकेशन में अगर ये इंक्वायरी अटेंड नहीं कर पाते हैं रिस्पोंडेंट और एग्रीड डोमेन, देन एक्स पार्टी इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड। एक्स पार्टी इंक्वायरी को कंडक्ट किया जाएगा अगर लगातार 3 ओकेशन पे ये आपका रिस्पोंडेंट हो या एग्रीड डोमेन हो, कोई भी लगातार 3 ओकेशन, अगर 3 हियरिंग का डेट जो है अगर मिस कर जाता है तो वहां पे एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, एक्स पार्टी इंक्वायरी का मतलब ये नहीं कि उसके खिलाफ राय दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए एग्रीड डोमेन नहीं आई, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक राय जो है वो एग्रीड डोमेन के खिलाफ हो जाएगा, या रेस्पोंडेंट नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि रेस्पोंडेंट के खिलाफ भी आपका राय होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कुछ मतलब एक्सपर्टी का मतलब होता है विदाउट माने इन द एब्सेंस ऑफ दैट पार्टी। एक्स पार्टी का मतलब है, एक्स का मतलब क्या होता है? जो छोड़ के चला गया। वो एक्स एक्स गर्लफ्रेंड होता है, एक्स बॉयफ्रेंड होता है, मतलब पहले बॉयफ्रेंड था अब छोड़ गया, तो ये एग्रीड डोमेन या रेस्पोंडेंट जो है वो एक्स हो गया, वो इंक्वायरी में नहीं आया, तो भाई क्या करना है? उनको छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। तो आपका इसका मतलब ये नहीं उसके खिलाफ राय देना है। अब यहाँ पे क्या होगा? जो रिस्पोंडेंट या एग्रीड डोमेन रहेगा वो अपना पक्ष नहीं रख पाएगा, वो अपना जो दलील है वो पेश नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इशू होता है, अदरवाइज कुछ ऐसा है नहीं। बिफोर पासिंग द एक्स पार्टी ऑर्डर 15 डेज नोटिस शुड बी सप्लाइड, है ना। तो एक्स पार्टी इंक्वायरी का जो ऑर्डर होगा ये जब दिया जाएगा उसके पहले एटलीस्ट 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए कि देखिए जनाब या महात्मा या महोदया, आपके लगातार 3 डेट जो है आपने मिस किए, इसलिए यहाँ पे आपके खिलाफ अगर आप इतने दिन के भीतर नहीं आते हो या इंटीमेट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ एक्स पार्टी इंक्वायरी किया जाएगा। तो 15 दिन का नोटिस उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इंक्वायरी के बारे में देखिए बताया गया, सेक्शन 9 हमको बता रहा है इंक्वायरी के बारे में। क्या क्या बताया है? कंप्लेंट कितने कॉपी में होगा, है ना। तो बताइए पब्लिक चैट में कंप्लेंट कितने कॉपी में होगा, एक बार फटाफट से बताइए तो पब्लिक चैट में कंप्लेंट कितने कॉपी में होगा। वेरी गुड, रोहन जी, तेजपाल जी, ठाकुर, रवि ठाकुर जी। तो कंप्लेंट जो होगा वो 6 कॉपी में। वेरी गुड आशीष जी, ठीक है। अब कितने महीने के भीतर कंप्लेंट करना है? वेरी गुड शहीदा जी, बिल्कुल 3+3 आप बोल सकते हो। 3+3 अगर ऑन वैलिड ग्राउंड, अगर वैलिड ग्राउंड रहेगा। अच्छा, आईसीसी के पास कंप्लेन आने के बाद विद इन हाउ मेनी डेज द रिस्पोंडेंट विल बी इंटीमेटेड? तो विद इन 7 दिन, 7 दिन के भीतर रिस्पोंडेंट को नोटिस सर्व किया जाएगा। 1 মিনিট ওয়েট कीजिए। হ্যাঁ ভাই, একটু রাতে কল করছি, তোর একটা আর্জেন্ট কাজ ছিল, আমি রাতে কল করছি তোর। ठीक है। अच्छा, रिस्पोंडेंट को कितने दिन का समय दिया जाएगा बताइए फटाफट। रिस्पोंडेंट को कितने दिन का समय दिया जाएगा? रिस्पोंडेंट को 10 दिन का समय दिया जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, रिस्पोंडेंट कितना ओकेशन लगातार अगर अटेंड नहीं कर पाता है तो एक्सपर्ट इंक्वायरी होगा। रिस्पोंडेंट या एग्रीड डोमेन लगातार 3 ओकेशन अगर नहीं आते हैं तो एक्सपर्ट इंक्वायरी होगा। और यहाँ पे नोटिस कितने दिन का रहेगा? नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड कितने दिन का रहेगा? 15 दिन का। वेरी गुड ठाकुर जी, तेजपाल जी, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग कॉन्सिलिएशन के बारे में। कॉन्सिलिएशन क्या बताया जा रहा है कॉन्सिलिएशन में? तो कॉन्सिलिएशन का मतलब क्या होता है? दो पार्टी के भीतर एक समझौता करवाना। अगर इसका हम हिंदी मीनिंग देखें कॉन्सिलिएशन का, तो कोई बताइएगा इसका हिंदी मीनिंग क्या आएगा? कॉन्सिलिएशन, कॉन्सिलिएशन का मीनिंग अगर द एक्शन ऑफ, चलिए इसका तो मीनिंग इन हिंदी, इसको अगर हिंदी का हम लोग अनुवाद करें, तो हिंदी तो फिलहाल समझौता, बिल्कुल। तो दो पार्टी के भीतर हमको क्या करना है? समझौता करना है ना।
तो कॉन्सिलिएशन का मतलब ही होता है समझौता करवाना, कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर केस मेरा निपट गया तो यहाँ पे वो प्रयास किया जाता है। पर यहाँ पे एक बात बोला गया कि ठीक है दोनों पार्टी समझौता कर रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग आपस में मॉनिटरी सेटलमेंट कर दिया कि तुम हमको 1 लाख दे दो, सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हम वापस ले लेते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। या एक पार्टी बोल दिया कि हम तुमको 1 लाख देते हैं, तुम ये केस वापस कर दो, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है। नो इंक्वायरी आफ्टर कंसिलिएशन, अगर कंसिलिएशन हो जाता है, दो पार्टी के भीतर अगर समझौता हो गया, तो उस जगह पे आपका कोई फर्दर इंक्वायरी यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा आईसीसी और एलसीसी है, वो क्या करेगा, वो आपका इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करेगा। किसके पास सबमिट करेगा, तो अगर आईसीसी है तो वो सबमिट करेगा एम्प्लॉयर के पास, अगर एलसीसी है तो सबमिट करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनके पास आपका रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है। तो ये हो जाता है कॉन्सिलिएशन, के दो पार्टी के भीतर समझौता करवाना। अब आते हैं हम लोग इंक्वायरी कैसे किया जाएगा उसके बारे में। तो यहाँ पे बोला गया कि डोमेस्टिक कंप्लेन अगर होगा तो वो कंप्लेन होगा एलसीसी के पास। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि डिपार्टमेंटल कोई इंक्वायरी वगैरह रहता है तो आईसीसी के पास होता है, डोमेस्टिक कंप्लेन अगर होगा तो एलसीसी के पास होगा, और विद इन 7 डेज एफआईआर को लॉन्च करना रहेगा, विद इन 7 डेज एफआईआर को लॉन्च करना रहेगा अंडर आईपीसी 509। आईसीसी और एलसीसी जो है इसको पावर दिया गया, किसका पावर दिया गया, ये सवाल में आपको पूछ सकता है कि आईसीसी और एलसीसी हैज बीन वेस्टेड द पावर ऑफ कौन सा कोर्ट, तो याद रखना है इसको सिविल कोर्ट का पावर दिया गया है। और इनको बोला गया उनको जो आपका इंक्वायरी कंप्लीट करना है, वो इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करना है, तो 90 डेज में इंक्वायरी जो है कंप्लीट करना होता है। ठीक है। नॉर्मल जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होता है वो कितने दिन में कंप्लीट होता है, कोई बताइएगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो होता है रूल 14 केस का, वहां पे इंक्वायरी नॉर्मली कितने दिन में खत्म होना होता है, बिल्कुल 6 महीने में इंक्वायरी जो है कंप्लीट होना होता है। ठीक है। फर्दर अगर वैलिड ग्राउंड रहेगा उसको फर्दर 6 महीने के पीरियड में एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। तो इंक्वायरी किया जाएगा, आईसीसी या एलसीसी में कंप्लेन होगा, आईसीसी और एलसीसी को पावर दिया गया है सिविल कोर्ट का, इंक्वायरी 90 डेज में कंप्लीट करना है। बस यही बात हम लोग यहाँ से देखें। फिर सेक्शन 12 में जब आते हैं तो यहाँ पे बताया गया क्या क्या एक्शन लिया जाएगा व्हेन द इंक्वायरी इज पेंडिंग और इंक्वायरी इज गोइंग ऑन, जब इंक्वायरी चल रहा है या पेंडिंग है उस दौरान क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला गया जो एग्रीव्ड वुमेन है या जो रिस्पोंडेंट है उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है। एक ऑप्शन हो गया ट्रांसफर, जो एग्रीड डोमेन है उनका या जो रिस्पोंडेंट है उनका। ठीक है। अब दोबारा हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए रिस्पोंडेंट को कहां डिफाइन किया गया था, बार बार हम पूछ रहे हैं इसलिए क्योंकि सवाल में पूछ सकता है। मेरा सिक्स सेंस नॉर्मली गलत होता है, पर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, हो सकता है कि पूछ ले। रिस्पोंडेंट, वेरी गुड, 2M में डिफाइन किया गया। एग्रीड डोमेन को कहा डिफाइन किया गया, वेरी गुड तेजपाल जी, 2M, रोहन जी, ठाकुर जी, तीनों ने सही जवाब दिया, वेरी गुड। 2A में डिफाइन किया गया एग्रीड डोमेन को। ठीक है। शहीदा जी याद रखना है 2M में रिस्पोंडेंट को डिफाइन किया गया था। तो उनका दोनों में किसी का भी, ठीक है, इधर इसका या उसका ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा क्या है, लीव, छुट्टी मिल सकता है। किसको, आपको एग्जाम पे सवाल में दे देगा, देखिए दिमाग में रखना है कि रिस्पोंडेंट को छुट्टी नहीं देना है। किसको दे सकते हैं हम छुट्टी, जो एग्रीड डोमेन है उनको। और कितने दिन के लिए, तो 90 डेज के लिए। और ये जो लीव होता है ना, ये लीव एक्स्ट्रा लीव होता है। ये नॉर्मल लीव अकाउंट से ईएल, सीएल, हाफ पे लीव, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव किसी से भी डिडक्ट नहीं होगा। ये लीव एक्स्ट्रा रहेगा, अलग से उनको दिया जाएगा, जहां से ये लीव हमारा मैक्सिमम 90 डेज का हो सकता है, तो वहां का अलग से वहां से रहेगा। ठीक है। मतलब किसी दूसरे लीव अकाउंट से इसका डिडक्शन नहीं होगा। अगर कोई दूसरा रिलीफ देना संभव है या जरूरत है
तो उस जगह पे दूसरा रिलीफ भी दिया जा सकता है जो एग्रीड वुमेन रहेंगे उनको। ठीक है। अब आईसीसी या एलसीसी ने इंक्वायरी किया। अब इंक्वायरी करने के बाद इनको क्या करना है, इंक्वायरी रिपोर्ट को सबमिट करना है ना। तो सेक्शन 13 इसको बताता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट कैसे आपको सबमिट किया जाएगा, है ना। तो कितने दिन में सबमिट करना है, तो बोला गया विद इन 10 डेज, आपको 10 दिन के भीतर इंक्वायरी को कंप्लीट करना है और उस रिपोर्ट को सबमिट कर देना है। किसके पास सबमिट करना है, तो आईसीसी होगा एम्प्लॉयर के पास, एलसीसी होगा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, डीओ के पास। ठीक है। अब बोला गया जब इंक्वायरी रिपोर्ट जाएगा उसके साथ साथ आईसीसी को या एलसीसी को अपना रिकमेंडेशन भी देना होता है। ठीक है, कि मान लीजिए ये आरोपी है, आरोप सिद्ध हुआ तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, में क्या किया जाए, तो कुछ रिकमेंडेशन आईसीसी या एलसीसी के द्वारा किया जाता है। उस रिकमेंडेशन के ऊपर एम्प्लॉयर को काम करना होता है, उसके ऊपर एम्प्लॉयर को एक्शन लेना होता है ना। तो कितने दिन के भीतर एक्शन लेना होता है एम्प्लॉयर को, तो बोला गया विद इन 60 डेज, 60 दिन के भीतर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। तो एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो भी रहेंगे उस रिकमेंडेशन के आधार पे उनको एक्शन लेना होगा कितने दिन के भीतर, तो 60 दिन के भीतर। तो 10 दिन के भीतर इसको इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करना है। अब शुरू से एक बार देखिए क्या क्या हम लोग देखे। सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उससे विद इन 3 मंथ आपको क्या करना है, आपको कंप्लेन लॉन्च करना है ना। विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन लॉन्च करना है। अगर कोई एक्सेप्शनल मतलब कोई ऐसा वैलिड ग्राउंड है, फर्दर 3 महीने के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात याद रखना है कि मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर सीरीज ऑफ इवेंट होता है, मान लीजिए किसी के साथ लगातार 2 महीना या 3 महीना सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया, तो अगर सीरीज ऑफ इवेंट रहेगा तो जो लास्ट ऑकरेंस होगा, ठीक है, सीरीज ऑफ इवेंट अगर होता है, सीरीज ऑफ ऑकरेंस अगर होता है कि कंटिन्यूअस हुआ है कोई घटना, तो जहां पे वो लास्ट हुआ है वहां से 3 महीने के भीतर कंप्लेन लॉन्च करना है। ठीक है। तो विद इन 3 महीने, विद इन 3 मंथ्स कंप्लेन लॉन्च किया गया। अब कंप्लेन कहां आया, आईसीसी के पास आया या फिर एलसीसी के पास आया। एलसीसी के पास अगर आता है तो विद इन 7 डेज आपको क्या करना है, एफआईआर भी करना रहेगा। ठीक है। आईसीसी के पास अगर आया, आईसीसी क्या करेगा, विद इन 7 डेज वो आपको जो हमारा रिस्पोंडेंट रहेगा उसको इंटीमेशन दे देगा कि भाई तुम अपना रिप्रेजेंटेशन दे दो। उनको कितने दिन में रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उनको विद इन 10 डेज अपना रिप्रेजेंटेशन दे देना है। ठीक है। अब इस 10 दिन के बाद उसने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, उसके बाद होगा हमारा इंक्वायरी। इंक्वायरी को कितने दिन में कंप्लीट होना है, इंक्वायरी को कितने दिन में कंप्लीट होना है, तो हम लोग कितने दिन में देखें कि इंक्वायरी 90 डेज में कंप्लीट होना है। वेरी गुड, 90 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 90 डेज में इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद 10 दिन के भीतर इंक्वायरी कमिटी जो रहेगा, आईसीसी एलसीसी रहेगा, उनको रिपोर्ट सबमिट करना रहेगा किसके पास, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास या एम्प्लॉयर के पास। और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को उससे 60 दिन के भीतर क्या करना होगा, उस रिकमेंडेशन के आधार पे काम करना रहेगा। तो ये हो जाएगा पूरा टाइम फ्लो कि एक्शन आपका हुआ, वहां से विद इन 3 मंथ आपको आपका क्या करना है, कंप्लेन करना है। कंप्लेन हुआ, फिर उसका इंटीमेशन जाएगा रेस्पोंडेंट के पास, रेस्पोंडेंट के पास इंटीमेशन गया, फिर इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी 90 डेज में खत्म होगा। इंक्वायरी जब 90 डेज में खत्म हो जाएगा, फिर विद इन 10 डेज क्या करना है, रिपोर्ट दे देना होगा और उसके विद इन 60 डेज एक्शन लिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल टाइम फ्लो। यहां से सवाल आएगा, जितना हमको लगता है आएगा, याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 14 पे, जहां पे बोला गया, अगर ये सवाल हमेशा लड़का लोगों का, खास करके लड़के लोगों का ज्यादा ये सवाल दिमाग में घूमता है कि सर मेरे खिलाफ तो गलत कंप्लेन कर दिया, आरोप गलत ला दिया, है ना, कि हम तो कुछ किए भी नहीं, मेरे खिलाफ बोल दिया कि तुम भाई सेक्सुअल हैरेसमेंट किए हो, तो क्या हो सकता है। तो देखिए, जो महिला ने कंप्लेन किया उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। सेम पनिशमेंट जो एक रेस्पोंडेंट को हो सकता है, सेम पनिशमेंट एग्रीड वुमेन को भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब घबराने का कुछ नहीं है। क्या बोला जा रहा है, देखिए, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेन, है ना, और फॉल्स एविडेंस। तो देखिए, अब महिला ने कंप्लेन लाया,
किसके आधार पे? कोई फॉल्स कंप्लेन उसने किया, मतलब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए के खिलाफ कंप्लेन किया गया और बाद में पता चला ए उस दिन ऑफिस आया ही नहीं था, है ना, तो गलत कंप्लेन था, तो फॉल्स कंप्लेन था। या फिर मान लीजिए वो एनटीसी में अंडमान में घूम रहा था और उसके खिलाफ कंप्लेन किया कि मेरे साथ ऑफिस में बैठ के सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, तो भाई ये तो परमात्मा है नहीं, अंडमान में है तो इधर कैसे रहेगा, तो फॉल्स कंप्लेन है। या फिर जानबूझ के गलत उद्देश्य से उसको फंसाने के काम से उसने कंप्लेन किया, और साथ ही साथ कोई फॉल्स एविडेंस या फॉल्स विटनेस लाके उस केस को साबित करने का प्रयास किया। अगर ऐसा कोई एक्शन उनके द्वारा लिया जाता है तो सेम पनिशमेंट जो आपका रिस्पोंडेंट को हो सकता है, सेम पनिशमेंट एग्रीड वोमेन को भी हो सकता है। ठीक है, पर यहां पे ध्यान देना है, अगर कोई केस नॉट प्रूव्ड रह जाता है, अनप्रूव्ड रह जाता है, वो प्रूव नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया? ड्यू टू लैक ऑफ विटनेस और एविडेंस। किसी जगह पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, वहां पे मान लीजिए कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई विटनेस नहीं था, तो भाई कैसे पता चलेगा, है ना, कि मान लीजिए कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट का घटना हुआ और वहां पे कोई विटनेस या एविडेंस नहीं था, तो वो महिला ने क्या किया, उसको साबित नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहां पे क्यों साबित नहीं कर पाई? ड्यू टू लैक ऑफ विटनेस और लैक ऑफ एविडेंस। तो इसके कारण से अगर कोई केस प्रूव नहीं होता है तो यहां पे उस महिला को कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा, एग्रीड डोमेन को कोई पनिशमेंट नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ विटनेस, लैक ऑफ एविडेंस। अगर कोई केस अनप्रूव्ड रह जाता है तो वहां पे नो पनिशमेंट टू द एग्रीड डोमेन। पनिशमेंट कब होगा? पनिशमेंट टू द वोमेन इन केस ऑफ फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट और प्रोड्यूसिंग फॉल्स एविडेंस। अगर फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस किया या फिर जानबूझ के गलत कंप्लेन किया और ये साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए जब कंप्लेन होता है, इंक्वायरी होता है, सारा कुछ आपका साबित हो गया, उसके बाद कितना कंपेंसेशन होगा वो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे? तो सेक्शन 15 बताता है हाउ टू डिटरमाइन द कंपेंसेशन अमाउंट। कंपेंसेशन अमाउंट को कैसे आप डिटरमाइन करिएगा? 15 में, सेक्शन 15 में ये डिटर्मिनेशन का प्रोसीड्योर बताया गया है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? तो बोल यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कितना मेंटल ट्रॉमा, कितना पेन, कितना सफरिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस उस महिला ने फेस किया। द मेंटल ट्रॉमा, पेन, सफरिंग और इमोशनल डिस्ट्रेस फेल्ड बाय द एग्रीड डोमेन, है ना, और बाय द विक्टिम। लॉस ऑफ करियर अपॉर्चुनिटी, उनका कितना करियर अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ, कितना उनका मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ, फिजिकल या साइकेट्रिक दोनों ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ। साथ ही साथ जो रिस्पोंडेंट है उनका फिनेंशियल स्टेटस क्या है, उसका मंथली इनकम क्या है, ये भी देखा जाएगा। तो ये सारा कुछ देखते हुए कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ, पेन हुआ, सफरिंग हुआ, ये सारा चीज देखेंगे। करियर में अपॉर्चुनिटी कितना लॉस हुआ, मेडिकल कितना एक्सपेंस हुआ, रिस्पोंडेंट का कितना इनकम है, ये चार चीज जो है देखते हुए कंपेंसेशन अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है आईसीसी या एलसीसी के द्वारा। देखिए ये कंपेंसेशन अमाउंट जो है इसको आप मनीटरी सेटलमेंट नहीं बोल सकते, ये कंपेंसेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो विक्टिम है उनको कुछ खर्चा हुआ है, जिस खर्चा गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई जो रिस्पोंडेंट है उनसे रिकवर किया जाए, है ना। तो ये आपका मनीटरी सेटलमेंट आप इसको नहीं बोल सकते, ये दूसरा चीज है। ठीक है, तो ये हम लोगों को याद रखना है। रिस्पोंडेंट को एक लमसम में भी पे करने के लिए बोला जा सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी पे करने के लिए बोला जा सकता है। ये रिकमेंडेशन रहेगा आईसीसी का और एलसीसी का, जिसके आधार पे जो हमारा एम्प्लॉयर है या फिर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको एक्शन लेना रहेगा। कितने दिन में एक्शन लेना रहेगा पब्लिक चैट में एक बार बताइए, कितने दिन में एक्शन लेना रहेगा? चलिए हम दोबारा शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल रोहन जी, वेरी गुड, 60 दिन में एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपेंसेशन 15D 15D 15D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है कि सेक्शन 16
हम लोग एक रूल पढ़ रहे थे, जितना हमको याद आ रहा है, सेक्शन 5 का 4 का सबसेक्शन 5, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया था, किसी को याद है? सेक्शन 4 का सबसेक्शन 5 में हम लोग क्या देखे थे? अच्छा, सेक्शन 4 में क्या बताया गया था? सेक्शन 4 में क्या था? बिल्कुल, वेरी गुड तेजपाल जी। सेक्शन 4 में था आईसीसी। ठीक है, सेक्शन 4 में था आईसीसी। और जितना हमको याद आ रहा है, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 5 में आईसीसी का कैसे रिमूवल हो सकता है वो बताया गया था। चलिए एक बार मिला लेते हैं। हाँ, देखिए, रिमूवल ऑफ आईसीसी, आईसीसी का रिमूवल कैसे करना है इसको बताया गया था 4-5 में। ठीक है, आप एक काम करिए, 3 साल के लिए आईसीसी का अपॉइंटमेंट होता है और 4-5 के भीतर उसका रिमूवल होता है। 3-4-5 याद रख लीजिए आप, 3 साल के लिए होता है आईसीसी का अपॉइंटमेंट, है ना, और 4-5 के भीतर रिमूवल, 3-4-5। ठीक है, तो 4-5 में रिमूवल ऑफ आईसीसी बताया गया था, 7 के 3 में एलसीसी का रिमूवल बताया गया था। कौन सा काम से? देखिए, सेक्शन 16 अगर वायोलेट होगा तो कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 16 क्या बताता था? पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्वायरी इज प्रोहिबिटेड। भाई, इंक्वायरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इसको पब्लिक करना प्रोहिबिटेड है। तो यही सेक्शन अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको मिलाना है, दोनों चीज को जब मिलाइएगा तब आपको याद रखने में आसानी होगा। क्या बोला जा रहा है? देखिए, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कंटेंट ऑफ कंप्लेंट एंड इंक्वायरी प्रोसीडिंग। तो इंक्वायरी प्रोसीडिंग जो चलेगा या जो कंप्लेन होगा उसका जो कंप्लेन है या उसका जो कंटेंट है उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा, लोगों के पास इसका जानकारी नहीं जाना चाहिए। इट शुड बी डन इन सीक्रेट वे। क्या बोला जा रहा है? देखिए, अगर किसी ने कंटेंट जो है कंप्लेन का उसको पब्लिक कर दिया, या फिर आइडेंटिटी ऑफ एग्रीड डोमेन या रिस्पोंडेंट या विटनेस इसको पब्लिक कर दिया, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ आईसीसी और एलसीसी क्या होने वाला है, एक्शन क्या ले रहा है एम्प्लॉयर, ये सारा इंफॉर्मेशन जो है, ये सारा इंफॉर्मेशन को किसी भी ग्राउंड पे पब्लिक नहीं करना है। इट शैल नॉट बी पब्लिश और कम्युनिकेट और डिस्क्लोज इन एनी सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग आरटीआई। आप आरटीआई में ये भी नहीं पूछ सकते हो कि पर्टिकुलर पीरियड में इस डिवीजन में कौन सा महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है ना, क्योंकि वहां पे जब उनका नाम डिस्क्लोज होता है तो देखिए ये वायलेशन हो जा रहा है, क्योंकि उसका आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज कर दिया। या फिर ये भी नहीं पूछ सकते कि भाई किसने किसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, है ना। तो ये सारा चीज को पूछ तो सकते हैं पर जवाब नहीं मिलेगा। तो ये बात बताया गया है कि भाई इसको डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। जो आपका कंप्लेन है, कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेन है, जो एग्रीड डोमेन का आइडेंटिटी है, रिस्पोंडेंट का या विटनेस का, है ना, रिकमेंडेशन जो है आईसीसी और एलसीसी का, और एक्शन जो लिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, ये 4 चीज जो है इसको हम लोगों को पब्लिक नहीं करना है। अगर किया जाएगा तो आईसीसी का या एलसीसी का रिमूवल हो जाएगा। 4-5 में आईसीसी और 7 के 3 में आपका एलसीसी का रिमूवल है। 7-3। चलिए, क्लियर है यहां तक? अरे साल देते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 16 को हम दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या बताया गया, कहाँ गया भाई, भाग रहा है ये पूरा। अच्छा, हम यही बता रहे थे कि सेक्शन 16 में क्या बताया जा रहा है। देखिए, तो सेक्शन 16 में क्या बोला जा रहा है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या नहीं करेंगे हम लोग, उसको हम पब्लिक नहीं करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे, इवन उसको हम लोग आरटीआई में भी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग आरटीआई। आप आरटीआई में भी इसका जो इंफॉर्मेशन रहेगा उसको हम शेयर नहीं करेंगे। अगर किया जाएगा तो क्या होगा? अगर किया जाएगा तो जो आईसीसी रहेगा या एलसीसी का मेंबर रहेगा उसका रिमूवल हो जाएगा, है ना। अगर शेयर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनका रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल जब था आईसीसी का कहां पे बताया गया था? तो 4 के 5 में बताया गया था। एलसीसी के केस में कहां पे बताया गया था?
बताइए कोई पब्लिक चैट में। एलसीसी के केस में कहां पे बताया गया था, तो 7 के 3 में बताया गया। ठीक है, तो याद रखना है। अगर सेक्शन 16 का जो इंफॉर्मेशन है इसको आप शेयर कर दिए तो क्या हो जाएगा भाई, आपका रिमूवल फ्रॉम सर्विस हो जाएगा, मतलब रिमूवल फ्रॉम सर्विस नहीं, आईसीसी के मेंबरशिप से आपको हटा दिया जाएगा। कहां पे बताया गया, तो आईसीसी के केस में 4-5 में और एलसीसी के केस में 7-3 में ये बात बताया गया। क्या क्या चीज है जिसको हम पब्लिक नहीं कर सकते, तो कोई भी जो इंक्वायरी हो रहा है उसका कंटेंट क्या है, यानी कंप्लेन, कोई भी कंप्लेन का कंटेंट क्या है, इसको हम शेयर नहीं, इसको हम शेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ क्या शेयर नहीं कर सकते, जो एग्रीड ओमेन है या फिर जो रिस्पोंडेंट है उनका आइडेंटिटी, उनका आइडेंटिटी इसको भी आप शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, एग्रीड डोमेन का भी नहीं, रिस्पोंडेंट का भी नहीं। रिकमेंडेशन ऑफ आईसीसी और एलसीसी, आईसीसी और एलसीसी के द्वारा क्या रिकमेंड किया गया इसको भी आप शेयर नहीं कर सकते हो, और एम्प्लॉयर के द्वारा के एक्शन लिया जा रहा है इसको भी हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 16 हम लोगों को ये कुछ प्रोविजन देता है जिसको हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 में बोला गया, देखिए 16 के केस में उसका रिमूवल तो होगा, ठीक है, साथ ही साथ कुछ मॉनिटरी पेनल्टी के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। तो वो बताया गया कहाँ पे, सेक्शन 17 में। क्या बोला जा रहा है सेक्शन 17 में, तो बोला जा रहा है पेनल्टी फॉर पब्लिकेशन और मेकिंग द कंटेंट नोन, है ना, इसको पब्लिक कर देना। अगर पब्लिक कर दिया जाएगा तो क्या पेनल्टी होगा, तो क्या बोला जा रहा है, लायबल फॉर पेनल्टी एज पर सर्विस रूल, सर्विस रूल के मुताबिक उनके खिलाफ क्या होगा, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सीसीएस कंडक्ट रूल मान लीजिए वायोलेट किया या क्या किया, तो अकॉर्डिंगली उस सर्विस रूल के तहत उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। फिर बोला जा रहा है अपील किया जा सकता है, अपील में बी मेड अगेंस्ट एनी पेनल्टी, अगर किसी के खिलाफ कोई पेनल्टी दिया जा रहा है, इवन जो हमारा आईसीसी और एससीसी का मेंबर है वो लोग अपील कर सकता है ना। और यहाँ पे पेनल्टी जो है ये मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का हो सकता है, इसको हमको याद रखना है, पेनल्टी जो है मैक्सिमम 5,000 का हो सकता है। आगे आते हैं, अपील जो करेगा किसके पास करेगा, है ना, तो वो यहाँ पे आपका बताया गया। तो बोला जा रहा है सेक्शन 18, इसको याद रखिएगा, सेक्शन 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी रूल में अपील जो रहता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसको याद रखना है। सेक्शन 18 जो है ये क्या बताता है, ये अपील के बारे में बताता है। बोला जा रहा है अपील कौन कौन कर सकता है, देखिए, अपील में बी मेड बाय द रिस्पोंडेंट, बाय द एग्रीड डोमेन और द मेंबर ऑफ आईसीसी। तो अपील कौन कौन कर सकता है, जो रिस्पोंडेंट है वो अपील कर सकता है ना, जो रिस्पोंडेंट है वो अपील कर सकता है, जो हमारा एग्रीड ओमेन है वो अपील कर सकता है ना, जो मेंबर ऑफ आईसीसी और एलसीसी है वो भी अपील कर सकता है। तो रिस्पोंडेंट के केस में, एग्रीड डोमेन के केस में और आईसीसी और एलसीसी का जो मेंबर है, जैसे मान लीजिए 17 में पेनल्टी दिया गया, किसको पेनल्टी दिया गया, एग्रीड, जो हमारा आईसीसी और एलसीसी का मेंबर है उनको पेनल्टी दिया गया, तो वो आपका अपील कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्रीड डोमेन, एग्रीड डोमेन को क्या बोला गया, देखिए सेक्शन 14 में क्या बताया गया था, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेंट। तो एग्रीड डोमेन ने आपका कोई आपका क्या हुआ था, कोई केस लाया था और आईसीसी को लगा कि वो आपका फॉल्स और मेलिशियस था और उसने क्या किया, उनके खिलाफ ही पनिशमेंट दे दिया। तो सेक्शन 14 का सबसेक्शन 2 में इस पनिशमेंट के बारे में बताया गया और उसके खिलाफ एग्रीड ओमेन जो है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो सेक्शन 14 में था पनिशमेंट ऑफ एग्रीड ओमेन, सेक्शन 13 में था पनिशमेंट ऑफ रिस्पोंडेंट। ठीक है, तो 13 का 2 और 13 का 3 ये जो सबसेक्शन है वहां पे रिस्पोंडेंट को क्या क्या पनिशमेंट हो सकता है उसके बारे में बताया गया था। अब उसके खिलाफ रिस्पोंडेंट कर सकते हैं अपील, तो याद रखना है रिस्पोंडेंट 13 में था, है ना। देखिए इसको आप दूसरा और एक चीज याद रखिए, एम 2 के एम में था रिस्पोंडेंट, है ना, 2 के एम में, और 13 जो है शब्द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, तो देखिए 13th अल्फाबेट जितना हमको याद आ रहा है एम होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 13th, देखिए 13th जो अल्फाबेट है वो भी एम है।
तो रिस्पोंडेंट को 2 के एम में डिफाइन किया गया और उसको कितना पनिशमेंट होगा वो 13 में बताया गया। ठीक है, याद रखना आसान हो जाएगा। रिस्पोंडेंट था 2 के एम में, उसका पनिशमेंट का था 13 में। ठीक है, एग्रीड ओमेन जो है, अब एग्रीड ओमेन को आप इस तरीके से तो याद रख नहीं सकते, पर हम लोग जब जीआई सॉल्व करते थे तो ऐसे लिखते हैं, ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके, हालांकि ये उल्टा आता है तो यहाँ पे आपका लॉजिक बनेगा नहीं, चलिए फिर भी याद रखिएगा। 14 में जो है एग्रीड ओमेन का मतलब रिस्पोंडेंट का पनिशमेंट जब खत्म हो गया, फिर आ गया हमारा एग्रीड ओमेन का पनिशमेंट। ठीक है, तो 13 में था रिस्पोंडेंट का पनिशमेंट, जब रिस्पोंडेंट का पनिशमेंट अगर नहीं होता है तो 14 में बताया गया एग्रीड डोमेन का पनिशमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, 13 में रिस्पोंडेंट का पनिशमेंट और 14 में एग्रीड डोमेन का पनिशमेंट। तो रिस्पोंडेंट जो है वो भी अपील कर सकता है, एग्रीड डोमेन जो है वो भी अपील कर सकता है, मेंबर ऑफ आईसीसी और एलसीसी ये लोग भी अपील कर सकते हैं। इन लोगों का पनिशमेंट कहां पे बताया गया था? सेक्शन 17 में बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपील को कितने दिन में करना है ये याद रखिएगा, विद इन 90 डेज। विद इन 90 डेज आप लोग बेस्ट रहेगा एक अपील का अलग पेज बनाइए, अलग अलग रूल के लिए, अलग अलग रूल के लिए अपील कब हो सकता है, आरटीआई के लिए कब होगा, सीसीए सीसीए के लिए कब होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कब होगा, अलग अलग रूल के लिए कब कब अपील हो सकता है, उसका एक पेज बनाइए। एक सवाल वहां से आपको मिल जाएगा, 2 नंबर, है ना, कि अपील कितने दिन में करना है, कितने दिन में उसका डिस्पोजल करना है। अपील का एक पेज बनाइए, एक सवाल वहां से रहेगा, आप लोग हमको पार्टी दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर बता दिए। ठीक है, हमको क्वेश्चन सेटर के साथ ना बड़ा अच्छा संबंध है, तो वो हमको ये बताए हुए हैं। ठीक है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। चलिए, अपील में बी मेड, कहां पे अपील किया जा सकता है? तो कोर्ट में हो सकता है या कैट में हो सकता है। तो इसके खिलाफ अगर अपील होगा तो अपील कोर्ट में भी हो सकता है और कैट में भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है, याद रखना है। ठीक है, अपील कहां पे बताया गया? सेक्शन 18 बताया गया अपील। ठीक है, सेक्शन 17 था आईसीसी और एलसीसी का जो पनिशमेंट था वो था, पेनल्टी था। 16 में क्या था कि इंफॉर्मेशन को पब्लिक पब्लिक नहीं करना है ना, ये इंपॉर्टेंट सारा सेक्शन है। 15 में क्या था? कंपेंसेशन को डिटरमाइन कैसे करना है। 14 में क्या था आपका? फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेन आएगा तो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो ओमेन के अगेंस्ट में हुआ है, मतलब एग्रीड डोमेन जो है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। 13 में था इंक्वायरी रिपोर्ट, यहाँ पे आपका पनिशमेंट के बारे में भी बताया गया, यहाँ पे खाली इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं है, इसके साथ उसके ऊपर क्या पनिशमेंट रहता है वो भी आपका बताया गया। 13 के 2 में हम लोग देखे थे, 13(2) और 13(3), वहां पे आपका बताया गया था कि रिस्पोंडेंट के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है 19 में क्या बताया गया? 19 में बोला गया ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का क्या क्या ड्यूटी है, इसको कहां पे बताया गया? सेक्शन 19 में बताया गया। क्या बोला जा रहा है? टू प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरमेंट, काम करने के लिए एक सेफ वर्किंग एनवायरमेंट देना एम्प्लॉयर का ड्यूटी है। डिस्प्ले द पिनल कंसिक्वेंसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर होगा तो क्या क्या पेनल्टी हो सकता है, भाई इसको आप डिस्प्ले करो। ठीक है, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, आपको वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना है और एम्प्लॉइज को सेंसिटाइज करना है। ठीक है, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू आईसीसी और एलसीसी, आपको आईसीसी को और एलसीसी को जो नेसेसरी फैसिलिटी है उसको देना है। इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ एग्रीड डोमेन और रिस्पोंडेंट इन इंक्वायरी, जब इंक्वायरी होगा तो एग्रीड डोमेन और रिस्पोंडेंट टाइमली वहां प्रेजेंट हो, ये इंश्योर करना किसका काम है? ये एम्प्लॉयर का काम है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इसको आप किसका काम है? तो ये एम्प्लॉयर का काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या बताया गया? प्रोवाइड असिस्टेंस, किसको असिस्टेंस देना है? तो जो एग्रीड वोमेन है उसको असिस्टेंस देना है, किस लिए? ताकि वो लिखित में उस कंप्लेंट को दर्ज कर पाए। ठीक है, इसके लिए असिस्टेंस देना भी उनका काम है। ट्रीट सेक्सुअल हैरेसमेंट एज मिसकॉन्डक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट को हमको मिसकॉन्डक्ट ट्रीट करना है और साथ ही साथ आईसीसी का जो रिपोर्ट है उसका मॉनिटरिंग करना भी एम्प्लॉयर का काम है। तो 19 में क्या बताया गया? एम्प्लॉयर का ड्यूटी बताया गया। ठीक है, 18 में हम एडल्ट होते हैं और 19 से हम लोगों को ड्यूटी जो है वो संभालना होता है। 18 में एडल्ट हुए और 1 साल बाद से, मतलब जब से हम लोग पीएलआई कर सकते हैं ना, तब से आपको मतलब अच्छे से आपको ड्यूटी समझना रहेगा। आप याद रख सकते हैं, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर सेक्शन 19 में बताया गया।
ठीक है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर, जब आप पीएलआई कर सकते हैं वहां से आपका एम्प्लॉयर का ड्यूटी शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप एम्प्लॉय बनिएगा तब पीएलआई करिएगा। अब पीएलआई करिएगा मतलब आपका एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर का ड्यूटी कहाँ पे बताया गया, सेक्शन 19 में बताया गया है। आगे आते हैं सेक्शन 20। अब 19 में एम्प्लॉयर का ड्यूटी खत्म, तो 20 में आ गया ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। इनका काम क्या है, मॉनिटर एंड टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट फर्निश्ड बाय द एलसीसी। तो इसको इनको क्या करना रहता है, तो इनको भी एलसीसी का मॉनिटरिंग करना रहता है कि वो टाइमली रिपोर्ट वगैरह दे रहा है कि नहीं, सारा इंक्वायरी सही से कंडक्ट कर रहा है कि नहीं, है ना। तो ये किसका काम रहेगा, तो जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहेगा उनका काम रहेगा। साथ ही साथ एंगेजिंग द एनजीओ फॉर अवेयरनेस, इनको क्या करना रहता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको एंगेज करना रहता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, कंस्टिट्यूट एलसीसी, नॉमिनेट इट्स मेंबर। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के एक सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है एलसीसी का गठन करना और इसका मेंबर को नॉमिनेट करना कि कौन कौन इनका मेंबर होगा, ये नॉमिनेट कौन करेगा, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेंगे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कहां पे नोटिफाई किया गया है, तो आप अगर याद करिएगा कौन सा सेक्शन में बताया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन होंगे, बताइए पब्लिक चैट में। देखिए, ओरल कंप्लेन शुड बी कन्वर्टेड इनटू रिटेन ऑन, खाली ओरल कंप्लेन में काम नहीं होगा, उसको रिटेन में भी लेना रहेगा, भले ही वो साइन करे या फिर उनके बिहाफ में कोई और करे, पर वो रिटेन में ही रहेगा। ठीक है, अगर किसी कारणवश कोई फीमेल ऐसा होता है कि वो ओरल मतलब वो मान लीजिए वो कोमा में चली गई, है ना, मान लीजिए सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ और इतना खराब हालत हो गया वो कोमा में चली गई, तो भाई साइन कैसे करेगी, तो उनके बिहार में उनका फैमिली मेंबर्स, है ना, उनका जो मान लीजिए लीगल हेयर, उनका मदर फादर, ये लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका भी एक लंबा सा लिस्ट है कौन कौन कर सकता है नहीं कर सकता है। चलिए बताइए, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का जो एंगेजमेंट होता है कहाँ पे, उसके बारे में बताया गया था, कौन सा सेक्शन था जहां पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के एंगेजमेंट के बारे में बताया गया, शुरू से याद करिए थोड़ा। 4 में हमारा आईसीसी के बारे में था, है ना, 3 में था सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, और 3 के 2 में था सेक्सुअल हैरेसमेंट का ही कुछ पार्ट, जैसे हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, इन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, डिट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, वो सारा था, है ना। तो वो कहाँ पे था, वो आपका 3 के 2 में था। 4 में था आईसीसी, 5 में आया था एलसीसी के बारे में, और 5 में ही देखिए 5 से 8 तक, 5 6 7 8, इसमें आपका एलसीसी के बारे में बताया गया, और उसका पहला सेक्शन बताता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के बारे में। आप चले आइए, देखिए 4 में तो आपको मिल जाएगा जितना आपको याद आ रहा है, कहा गया आईसीसी का गठन, हाँ सॉरी ये 5 में जहां पे आ जाइए, नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन कहां पे बताया गया, तो सेक्शन 5 में बताया गया। ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए आगे आते हैं हम लोग, जहां पे हम लोग थे सेक्शन 20 हो गया, उसके बाद आते हैं सेक्शन 21, जहां पे बोला गया कमिटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। कमिटी को क्या करना है, एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना रहता है। कमिटी मतलब आईसीसी और एलसीसी, आईसीसी होगा तो एम्प्लॉयर के पास, एलसीसी होगा तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास। ये कहां पे बताया गया, 21 के 1 में बताया गया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करेगा, ये रिपोर्ट सबमिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो एलसीसी सबमिट कर रहा है किसके पास, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सबमिट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये आपका 21 में बताया गया। फिर आता है एम्प्लॉयर टू इंक्लूड इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट। कोई भी एम्प्लॉयर, आप इंडिया पोस्ट का एनुअल रिपोर्ट देखिए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा कितना सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है पिछले साल भर में, है ना, कितना केस है जो 90 डेज से ज्यादा पेंडिंग है, ये सारा आपको डिटेल्स कहां पे मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट में। तो वही बताया गया कि एम्प्लॉयर को इस सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड जो घटना है इसका इंफॉर्मेशन अपने एनुअल रिपोर्ट में भी सबमिट करना है। और उसमें क्या क्या रहेगा, नंबर ऑफ केसेस, कितना केस हुआ, कितना केस का डिस्पोजल हुआ, कितना केस पेंडिंग है मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा कितना केस पेंडिंग है, साथ में कितना वर्कशॉप हमने किया, कितना अवेयरनेस प्रोग्राम किया, है ना, और नेचर ऑफ एक्शन टेकन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने किस प्रकार का एक्शन लिया या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने किस प्रकार का एक्शन लिया, ये सारा आपका एनुअल रिपोर्ट में शामिल करना रहता है। फिर आता है सेक्शन 23, बहुत कुछ है नहीं, इसमें आप याद रखिए, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इंप्लीमेंटेशन
मतलब इस एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, यहाँ से सवाल आने का चांसेस बहुत कम रहता है, फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। सेक्शन 23 बताता है इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को, कैसे उसका मॉनिटरिंग कर रहा है, ये बताया गया सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 में क्या बताया गया? पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग कंडक्ट। पब्लिक अवेयरनेस को कैसे बढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग क्या क्या कंडक्ट किया जा रहा है। सेक्शन 25 क्या बता रहा है कि पावर्स टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो क्या बोला गया? बोला गया we call the employer and district officer to furnish information, है ना। यहाँ पे क्या किया जा सकता है? एम्प्लॉयर को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भी कॉल फॉर किया जा सकता है वो इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए। और साथ ही साथ कौन कर सकता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को किया गया है ना। और मे कॉल फॉर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? एम्प्लॉयर को या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कॉल फॉर कर सकता है और उसको इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए बोल सकता है। साथ ही साथ दे में ऑथोराइज एनी ऑफिसर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड एंड द वर्कप्लेस। रिकॉर्ड को या वर्कप्लेस को इंस्पेक्ट करने के लिए आपका बता सकता है। सेक्शन 29 में आपका बताया गया मेकिंग ऑफ रूल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए यहाँ पे, अच्छा देखिए ये क्या था एक्चुअली, यहाँ पे हम थोड़ा सा चलिए इसको एक बार और समराइज कर देते हैं। 23, 24, 25 और 29 ये किसका रोल है? याद रखना ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल है। आप अगर इधर से देख लीजिएगा तो आपको आसानी रहेगा पढ़ने में। ये किसका रोल है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का रोल है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या क्या करता है? वो इंप्लीमेंट करता है, मॉनिटरिंग करता है, वो पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करता है और ट्रेनिंग कंडक्ट करता है। उसके पास पावर है, किस लिए पावर है? वो इंस्पेक्शन कर सकता है, रिकॉर्ड को कॉल फॉर कर सकता है ना। और क्या कर सकता है? आपका एम्प्लॉयर को या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको बोल सकता है कि भाई तुम इंफॉर्मेशन दो, है ना। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रूल भी बना सकता है। तो 23, 24, 25 और 29 जो है ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पावर है, रोल है, ठीक है। तो याद रखना 23, 24, 23 में क्या था? इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। 24 में क्या था? पब्लिक अवेयरनेस क्रिएशन एंड ट्रेनिंग कंडक्शन। 25 में क्या था? कॉल फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। और 29 में क्या था? मेकिंग ऑफ रूल। इसके बाद आता है सेक्शन 26। सेक्शन 26 में क्या बताया गया? बोला जा रहा है पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ द प्रोविजन, है ना। अगर इस प्रोविजन के अनुसार काम नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं चार्जर लगा लेता हूं लैपटॉप का। चलिए तो, और आवाज मेरा क्लियरली ऑडिबल है ना? आगे बढ़े, एक बार इंफॉर्म कर दीजिए क्लियरली ऑडिबल है या नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग सेक्शन 26, ठीक है। आज इसको खत्म कर डालते हैं। सेक्शन 26 में क्या बताया गया कि पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ एक्ट। जो एम्प्लॉयर है अगर वो कंप्लायंस नहीं करता है, मतलब सही से काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो क्या क्या बोला गया? बोला गया उनके खिलाफ क्या क्या पेनल्टी कर सकते हैं। तो बोला जा रहा है कौन सा केस में होगा। तो पहला दिया गया पेनल्टी टू द एम्प्लॉयर। ये मतलब अलग अलग ऐप में अलग अलग समस्या है। पीडीएफ में जाके आपका कुछ काम नहीं हो रहा है और कुछ काम इसमें नहीं हो रहा है। चलिए तो क्या क्या बोला जा रहा है? पेनल्टी टू द एम्प्लॉयर क्या क्या है? अगर उसमें एम्प्लॉयर फेल्स टू कंस्टिट्यूट आईसीसी, एम्प्लॉयर अगर आईसीसी का गठन नहीं करता है। फिर एक्शन अंडर सेक्शन 13 इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर काम नहीं करता है, या फिर मान लीजिए सेक्शन 14 जहां पे बोला गया एग्रीड डोमेन के खिलाफ एक्शन लेना है वो नहीं लेता है, या फिर सेक्शन 22 जहां पे उनको बोला गया था कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट करो। तो अगर ये काम नहीं करता है, क्या क्या? नंबर 1 आईसीसी का गठन नहीं किया, नंबर 2 इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर एक्शन नहीं लिया, नंबर 3 फॉल्स और मेलिशियस कंप्लेन था एग्रीड डोमेन के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया, और नंबर 4 सबमिट नहीं किया एनुअल रिपोर्ट का जो प्रोफॉर्मा था डेटा था वो सबमिट नहीं किया। तो ये सारा केसेस में, या फिर
if employer contravenes or attempt to contravene और अबेट्स द कंट्रावेंशन, वो अगर कंट्रावेन करता है, वायोलेशन करता है, या फिर वायोलेट रूल को वायोलेट करने में मदद करता है, या फिर अटेम्प्ट करता है, तो उस जगह पे भी उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। अब एक्शन क्या है? तो भाई उनको हम फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते, सूली पे भी नहीं चढ़ा सकते, तो आप क्या कर सकते हो? उसको पेनल्टी करवा सकते हो। कितने का? मैक्सिमम 50,000 फॉर फर्स्ट इंस्टेंस। पहली बार अगर होगा तो आप मैक्सिमम 50,000 का, देखिए ये 50,000 फिक्स नहीं है, आप 25,000 का भी दे सकते हो, आप 10,000 का भी दे सकते हो, आप 50,000 का भी दे सकते हो, पर एक बार में 1 लाख का नहीं दे सकते। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट इंस्टेंस मैक्सिमम 50,000। अगर सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट ऑकरेंस होता है तो ट्वाइस द पनिशमेंट, पहले बार जो पनिशमेंट था उसका डबल हो जाएगा, और उनका जो लाइसेंस वगैरह रहेगा उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। ये आपका नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह के लिए बोला गया, उनका लाइसेंस वगैरह रहेगा उसका भी कैंसिलेशन हो सकता है। हम लोग याद रखेंगे 50,000 तक का पेनल्टी फॉर फर्स्ट ओकेशन, फर्स्ट ऑकरेंस और सब्सिक्वेंट ऑकरेंस में ट्वाइस द पनिशमेंट। कौन सा जगह पे हम लोग देख लिए। आगे आते हैं हम लोग सेक्शन 27, जहां पे बताया गया कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान लेना। तो बोला जा रहा है कि कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस है। अरे सेक्शन 26 भी बताना है ना। चलिए दोबारा सेक्शन 26 भी देख लेते हैं। तो सेक्शन 26, सेक्शन 25 यहां तक तो सुने थे। 23, 24, 25, 29 ये हो गया था। 23, 24, 25, 29। चलिए तो हम यहां से देखेंगे 26 है। तो 26 में क्या बोला गया? 26 में बोला गया कि पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विथ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो है इसके अकॉर्डिंगली, अगर इसका प्रोविजन जो है उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं किया गया तो क्या एक्शन हो सकता है? बेसिकली एक्शन है अगेंस्ट द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को क्या पेनल्टी होगा, क्या सजाए होगा, है ना। तो क्या बोला गया? तो बोला गया कि एम्प्लॉयर अगर आईसीसी का गठन नहीं करते हैं, है ना, एम्प्लॉयर फेल्स टू कंस्टिट्यूट आईसीसी, या फिर डोंट टेक एक्शन अंडर सेक्शन 13, इंक्वायरी रिपोर्ट के अगेंस्ट में अगर एक्शन नहीं लेता है ना। फिर आता है फॉल्स एलिगेशन अगेंस्ट एग्रीड डोमेन, जो था मतलब फॉल्स एलिगेशन ऑफ एग्रीड डोमेन। सेक्शन 14 में था अगर फीमेल एम्प्लॉय जो है या एग्रीड डोमेन जो है उसने अगर फॉल्स कंप्लेन किया उसके खिलाफ भी एक्शन लेना था। या फिर अगर ये नहीं लिया तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट के अगेंस्ट में काम नहीं किया, मतलब एक्शन नहीं लिया, मतलब रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया। हम लोग देखे थे 13 का 2 और 13 का 3 था जहां पे बताया गया था रिस्पोंडेंट के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में। फिर 14 था जहां पे बोला गया एग्रीड डोमेन के अगेंस्ट में एक्शन लेने के लिए। फिर 22 है जहां पे बोला गया भाई तुमको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना है, तो उसने एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया। तो ये अगर हुआ या फिर वो किसी तरीके से इस रूल को कंट्रावेन करने का प्रयास करता है या फिर किसी को मदद करता है या फिर वो कंट्रावेन करता है, उस जगह पे उनके खिलाफ क्या होगा? एक्शन होगा, पेनल्टी उनको किया जाएगा, पनिश किया जाएगा विद पेनल्टी। पेनल्टी कितने का हो सकता है? तो पेनल्टी अमाउंट हो सकता है मैक्सिमम ₹50,000 तक। 50,000 से ज्यादा अमाउंट का पेनल्टी नहीं होगा। अब आज क्लियर है? 50,000 से ज्यादा अमाउंट का पेनल्टी नहीं होगा। तो सेक्शन 27 बताता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट्स। क्या बोला जा रहा है? कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। तो कोर्ट इसके ऊपर अलग से कोई आपका कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, इसको संज्ञान में नहीं लेंगे। एवरी ऑफेंस, जो यहाँ पे ऑफेंस होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट रिलेटेड, बोला जा रहा है एवरी ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल, मतलब नॉट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो आपसे सवाल पूछ सकता है द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल।
तो आपको क्या बताना है, ये जो है आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। मतलब यहाँ पे वी कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन, मतलब वी मतलब द पुलिस कैन नॉट अरेस्ट एनीवन विदाउट वारंट, बिना वारंट का वो किसी को आपका अरेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कोर्ट संज्ञान में नहीं लेगा और कोर्ट विदाउट आपका जो पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे आता है सेक्शन 28, 29 और 30। कुछ नहीं है इसमें। सेक्शन 29 बता रहा है ओवर राइडिंग इफेक्ट। क्या बोला गया, नो ओवर राइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट और रूल। देखिए बोला गया, मान लीजिए किसी दूसरे एक्ट में कोई प्रोविजन दिया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट में कोई प्रोविजन दिया गया, तो बोला जा रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का प्रोविजन उस प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करेगा। ये बात याद रखना। मतलब जो आईपीसी में मान लीजिए कोई एक बात दिया हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में कुछ दिया हुआ है, तो हम वहां पे आईपीसी जो हुआ करता था उसको मानेंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को नहीं। ठीक है, तो याद रखना है नो ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर एक्ट और रूल, किसी दूसरे एक्ट या रूल के ऊपर इसका कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। फिर सेक्शन 29 क्या बताया गया, पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। ये हम लोग पहले भी देखे थे, 23, 24, 25 और 29 हम लोग देखे हुए थे ना। 23, 24, 25 और 29 मेक रूल, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन मेक रूल, इसके पास पावर दिया गया। और कैसे रूल बनाया गया, तो बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन है, सेंट्रल भी आता है स्टेट भी आता है, पर यहाँ पे बोला गया रूल कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। कैसे बनाएगा, बाई गेजेट नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन इश्यू करते हुए रूल बना सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्या बोला गया सेक्शन 30, जहां पे बोला गया पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज को कौन रिमूव करेगा, तो यहाँ पे भी बोला गया कि भाई ये पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, पावर टू रिमूव द डिफिकल्टीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया। और साथ ही साथ कुछ बातें भी बोला गया कि नो ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब ये रिमूव डिफिकल्टी वाला केस वगैरह जो था, बोला गया था कि ये एक्ट आने के 2 साल के बाद से उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो आज के दिन में ये इरेलीवेंट हो गया है, ये पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, मतलब पहले हुआ करता था पर अभी इसका कोई प्रोविजन नहीं है। तो यहां तक हम लोगों का खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। बस हमारा फीस और अलाउंस बाकी है, जिसमें बोला गया जो एनजीओ मेंबर है, ये बेसिकली रूल का पार्ट है, एक्ट का नहीं है, पर आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे एनजीओ मेंबर्स ऑफ आईसीसी, आईसीसी का जो एनजीओ मेंबर रहेंगे उनका कितना फीस मिलता है, तो पर डे ₹200, उनको प्रतिदिन 200 रुपया करके मिलेगा, जितना हियरिंग वगैरह रहेगा उसके लिए। साथ में एसी 3 टायर ट्रेन में आना जाना मिलेगा, एसी बस, ऑटो, टैक्सी, इसका जो फेयर रहेगा है ना, जो भी लेस एम होगा, इनमें से जो भी कम होगा तो वो आपका दिया जाएगा। तो एसी बस हो सकता है, ऑटो हो सकता है, टैक्सी हो सकता है, या फिर एक्चुअल अमाउंट, मतलब एसी में गया, एसी का जो फेयर था पर वो एसी में गया नहीं, कोई दूसरा माध्यम से गया, तो एक्चुअली उसका खर्चा हुआ कम, तो हम कम वाला को ही लेंगे। ठीक है, फीस याद रखिएगा एनजीओ मेंबर का 200 रुपया। एलसीसी का जो चेयरपर्सन होता है, एलसीसी का जो चेयरपर्सन होता है उनका फीस कितना होता है, उनका फीस होता है 250 रुपया। ठीक है, चेयरपर्सन का 250 रुपया, अदर मेंबर का कितना, अदर मेंबर का 200 रुपया। तो एनजीओ मेंबर्स वगैरह, आईसीसी का मेंबर्स का, एनजीओ का, देखिए आईसीसी का एनजीओ मेंबर खाली दिया, बाकी को नहीं दिया। क्यों, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलेगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे, 2 मिनट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा उनको, या फिर मान लीजिए जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉइज है उन लोगों को कोई अलग से पैसा नहीं मिलेगा, एनजीओ मेंबर जो है उसको मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, इन लोगों को भी एसी 3 टायर, एसी बस, ऑटो, टैक्सी, एक्चुअल अमाउंट व्हिच एवर इज लेस, इतना पैसा मिल जाएगा। तो यहां तक हम लोगों का सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो टॉपिक रहता है ये खत्म होता है। ठीक है, मोटा मोटी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है सारा इसमें कवर किया गया है। अभी अगर किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का क्लास को।